सो फ्रेंड्स वी विल स्टार्ट विद द रिटर्न्स अंडर जीएसटी चैप्टर फर्स्ट, और उसके बाद में पेमेंट्स, क्योंकि पेमेंट्स वाले चैप्टर में ज़्यादा पढ़ने को नहीं है। मेन हम लोगों को रिटर्न्स वाले चैप्टर में पढ़ना है, क्योंकि अभी QRMP वगैरह आ चुका है। तो ये स्क्रीन है आपके सामने, जहाँ पर आपको रिटर्न्स चैप्टर है, इसमें आपको दिया हुआ है अब अमेंडेड चैप्टर है ये, सेक्शन 37 रेड विथ रूल 59। अब यहाँ पर क्या होता है, आपको रिटर्न्स में कौन से रिटर्न्स पढ़ना है, GSTR 1 पढ़ना है, GSTR 3 भी पढ़ना है, और जो आपको ऑप्शन मिला है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट का, वो आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो और उसके अलावा बाकी जो रिटर्न है GSTR 4 कंपोजिशन सप्लायर के, वो सब तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, वो कर सकते हैं। तो GSTR 1 में आपको लिखा हुआ है कि आपको आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल्स बताना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको रिवाइज्ड इनवॉइस का चार्ट बताया था, आपको डिटेल्स इंटर B2B सप्लाई का तो पूरा इनवॉइस लेवल का डिटेल बताना पड़ता है ना। अगर B2C वाला केस है और अगर इंटर स्टेट वाला केस है तो फिर 2.5 लाख के ऊपर का है तो इनवॉइस वाइज डिटेल। B2C इंट्रा स्टेट का केस है तो फिर कंसोलिडेटेड डिटेल्स इंट्रा स्टेट का, और अगर 2.5 लाख से कम B2C इंटर स्टेट वाला केस है तो फिर कंसोलिडेटेड डिटेल स्टेट वाइज, है ना, ध्यान दीजिए इंटर स्टेट। फिर GSTR 1 में आप बहुत सारी डिटेल्स बताते हो, ये सब तो आपको पता है। अब GSTR 1 का जो रिटर्न है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, तो वो अब हर किसी को क्वार्टरली हर किसी को मंथली फाइल करना अब मैंडेटरी नहीं है। तो GSTR 1 जो कि मंथली फाइलर्स है उनके लिए 11th डे ड्यू डेट हो गई है, एंड जो क्वार्टरली फाइलर्स है उनके लिए 13th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर ड्यू डेट हो गई है। ओके, तो अगर वो लोग फिर भी अपने रेसिपिएंट्स को क्रेडिट जल्दी पास ऑन करना चाहते हैं तो उसके लिए वो लोग क्या कर सकते हैं, अगर उन्होंने QRMP ऑप्ट किया है लेकिन वो तो GSTR 1 तो वो क्वार्टरली फाइल करेंगे, लेकिन वो रेसिपिएंट को क्रेडिट देना चाहते हैं तो फिर वो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू अपना डिटेल फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ का फाइल कर सकते हैं। ओके, फॉर B2B सप्लाईज अप टू ₹50 लाख फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ दे हैव एन ऑप्शन फॉर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। ओके, इसको इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू 1 से 13 तारीख के बीच में वो लोग अपना डिटेल्स फर्निश कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी इज एन ऑप्शनल फैसिलिटी। अगर वो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में पहले और दूसरे महीने का डिटेल नहीं देते हैं तो एक साथ वो क्वार्टरली GSTR 1 में डिटेल दे सकते हैं। इफ डिटेल्स आर फर्निश्ड थ्रू IFF then no need to furnish the same details through GSTR 1, क्योंकि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में वो डिटेल ऑलरेडी जा चुकी हैं। तो ये एक चीज का ध्यान रखना है। GSTR 1 एंड GSTR 1 जो आप क्वार्टरली फाइल कर देते हो उसके बाद में QRMP वाले पर्संस का क्वार्टरली GSTR 3 भी जो है वो अवेलेबल हो जाता है। मंथली फाइल कर देते हैं, मंथली के लिए 11 तारीख है, उसके बेसिस पे आपका GSTR 3 भी जो है वो उसमें बहुत सारी फील्ड्स ऑटो पॉपुलेट हो जाती हैं, आपको सिर्फ उसमें फर्दर चेंजेस करना होता है। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में क्या क्या कंटेंट्स है, उसमें सिर्फ आप इनवॉइस वाइज डिटेल देते हो B2B सप्लाईज के, और डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट के डिटेल्स देते हो। अगर आपका यहाँ पर कुछ गड़बड़ होता है, अगर आपके कुछ मिस्टेक्स होती है रिटर्न में GSTR 1 में, टेक्निकली ये रिटर्न नहीं है, तो इन दैट केस आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, रेक्टिफाई द सेम इन द टैक्स पीरियड ड्यूरिंग विच सच एरर इज नोटिस्ड, जब भी आगे नोटिस होता है, और फिर रेक्टिफिकेशन टेबल्स के थ्रू उसको पुराने डिटेल्स को डाल करके करेक्ट डिटेल्स आप कर सकते हो। लास्ट डेट फॉर रेक्टिफिकेशन इज डेट ऑफ फर्निशिंग मंथली रिटर्न फॉर September ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और डेट ऑफ फर्निशिंग द रिलेवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक के आपको टाइम रहता है। व्हाट आर द डिसअलाउंसेस फ्रॉम फर्निशिंग डिटेल्स इन GSTR 1 और IFF? अगर आपने GSTR 3 भी फर्निश नहीं किया तो फिर यू विल बी डिसअलाउड फ्रॉम फर्निशिंग योर डिटेल्स इन GSTR 1 और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। तो आपको लिखा है a registered person shall not be allowed to furnish details of outward supplies in GSTR 1 if he has not furnished the return in GSTR 3B for the preceding 2 months. ओके, और ये 1 जनवरी 2022 के बाद में और चेंज हो जाएगा, तो उसकी चिंता मत करो। अगर उसने पिछले 2 महीने का GSTR 3B फर्निश नहीं किया है तो फिर उसको GSTR 1 में डिटेल भरना अलाउड नहीं रहेगा, तो फिर वो क्रेडिट पास ऑन नहीं कर पाएगा। एंड अगर वो क्वार्टरली फाइल करने के लिए लायबल है तो अगर अपने GSTR 3 भी उसने प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड के लिए फाइल नहीं किया तो उसको GSTR 1 अलाउड नहीं रहेगा। तो ये उन्होंने स्पेशल प्रोविजन लाया, GSTR 3 भी जो कि रिटर्न है वो अगर आपने, क्योंकि GSTR 3B के साथ साथ पेमेंट करना पड़ता है, वो अगर आपने फाइल नहीं किया तो आप GSTR 1 को फिर फर्निश नहीं कर सकते हो। A registered person who is restricted from using the amount available in electronic credit ledger to discharge his liabilities towards tax in excess of 99% of such tax liability. रूल 86 भी हम पेमेंट चैप्टर में पढ़ेंगे कि आप
1% आपको कैश में पे करना पड़ेगा। आप 99% तक के आईटीसी के थ्रू पे कर सकते हो, है ना, कुछ लोगों के लिए जिनका लाइबिलिटी ज्यादा है, कुछ उसमें थ्रेशोल्ड भी। शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज इन्फॉर्म जीएसटीआर 1 और आईएफएफ, अगर उन्होंने एक टैक्स पीरियड का भी फर्निश नहीं किया तो। ओके, ऐसे लोगों के लिए सो ये एक डिसअलाउंस का आपको ध्यान रखना है। और जीएसटीआर 1 आप करंट टैक्स पीरियड खत्म होने के पहले नॉर्मली फाइल नहीं कर सकते, लेकिन कैजुअल टैक्स पेयर्स कर सकते हैं बिजनेस खत्म होने के बाद में। एंड जब नॉर्मल टैक्स पेयर का जीएसटीआई कैंसिल होता है उस समय भी वो लोग जीएसटीआर 1 टैक्स पीरियड खत्म होने के पहले फाइल कर सकते हैं, क्योंकि उनका तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है। यहां पर आपको पता है कि जीएसटीआर 1 में भी आपको HSN वाइज डिटेल्स देना पड़ता है। आपको यहाँ पर इनवॉइसेस अपलोड नहीं करना पड़ता है स्कैन करके, आपको सिर्फ इनवॉइस के कुछ डिटेल्स जो है वो फॉर्म में आपको फिल करना होता है। जीएसटीआर 1 का जो डिटेल है वो अगर आप ई इनवॉइसिंग करते हो तो वहां से भी अवेलेबल होता है, उससे भी आप कंप्लीट कर सकते हो। ई वे बिल बनाए तो वहां से भी आपको डिटेल मिलता है, उससे भी कंप्लीट कर सकते हो। देन आप इनवर्ट सप्लाई की डिटेल्स कैसे असरटेन कर सकते हो, तो ये रूल 60 में आपको दिया है 1 जनवरी 2021 से, आपको पता है। इनवर्ट सप्लाई की डिटेल्स लोगों ने जो जीएसटीआर 1, आपके सप्लाई ने जो जीएसटीआर 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू अगर उनका डिटेल्स फाइल किया है तो वो आपको जीएसटीआर 2A, 4A या 6A में अवेलेबल हो जाएगा, विच इज अ डायनेमिक डॉक्यूमेंट। ओके, इट इज अ सिस्टम जनरेटेड रीड ओनली स्टेटमेंट, इट इज अपडेटेड ऑन अ रियल टाइम बेसिस। जीएसटीआर 2A जैसे ही आपके सप्लायर ने अपलोड किया तो आपके जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। डिटेल्स बिकम अवेलेबल टू द रेसिपिएंट फॉर व्यू और डाउनलोड। एंड जैसे जैसे सप्लायर अपलोड करेंगे और आपको जीएसटीआर 2A में डिटेल्स मिलती जाएगी। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन से अगर आपने कुछ खरीदा तो वो भी आपको आपके जीएसटीआर 2A में दिखेगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने भी अगर कुछ रिटर्न में फाइल किया, जो आपकी ही ब्रांच होती है एक्चुअली, तो वो भी आपको जीएसटीआर 2A में दिखेगा। आपका टीडीएस अगर किसी ने कट किया है तो वो भी आपको दिखेगा, टीसीएस किसने कलेक्ट किया है वो भी आपको दिखेगा। एंड अगर आपने आईजीएसटी पे किया है ऑन गुड्स इंपोर्टेड और गुड्स ब्रॉट इन डिटेल फ्रॉम एसईजेड, जिसमें आपने आईजीएसटी पे किया है, तो वो भी डिटेल आपके जीएसटीआर 2A में दिखेगी। तो आपका जीएसटीआर 2A जो है रूल नंबर 60 के थ्रू ये ऑथराइज किया गया है कि इसमें अलग अलग जगह से डिटेल्स आएगी आपको। ओके, देन आपका और एक फॉर्म रहेगा जीएसटीआर 2B, जो कि ऑटो ड्राफ्टेड फॉर्म रहेगा। ये रियल टाइम बेसिस पे अपडेट नहीं होता है। जीएसटीआर 2B ये भी रीड ओनली डॉक्यूमेंट है, ऑटो ड्राफ्टेड है, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपके क्या क्या इनवर्ट सप्लाईज हैं। ओके, इसमें क्या क्या रहेगा, डिटेल्स ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाईज फर्निश्ड बाय योर सप्लायर्स, ओके, अदर देन सप्लायर रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न फॉर एवरी क्वार्टर। तो अगर क्वार्टरली सप्लायर है तो उसका अलग से होता है। जो मंथली फर्निश करता है जीएसटीआर 1, तो उसका आपको between the day immediately after the due date for furnishing GSTR 1 for the previous month to the due date of furnishing GSTR 1 for the month, मतलब वो पूरे पीरियड का, जैसे उसका GSTR 1 का डेट जो है वो से 11 तारीख है। ओके, मान लो इट इज 11th ऑफ अप्रैल, सॉरी 11th ऑफ मई, तो 11th ऑफ मई जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट है, तो आपको 11th ऑफ मई के बाद में जीएसटीआर 2 भी अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें 11th अप्रैल से 11th मई का या 12th अप्रैल से 11th मई का आपको डिटेल देखने मिल जाएगा। फिर अगले जीएसटीआर 2B में आपको 12th मई से 11th जून का डिटेल देखने मिल जाएगा, जो आपके सप्लायर ने उस मंथ में वो पीरियड में जितना अपना डिटेल अपलोड किया है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। डिटेल्स ऑफ इनवॉइसेस फर्निश्ड बाय एनआरटीपी, आपके जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन सप्लायर है उन्होंने जो अपलोड किया है वो भी आपको दिखने लगेगा आपके इस डेट के पहले जो भी अपलोड हुआ है। ओके, एंड जो क्वार्टरली वाले जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं रिटर्न या तो फिर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करते हैं, तो उनका डिटेल भी आपको दिखेगा। तो फर्स्ट मंथ के लिए कैसा दिखेगा, बिटवीन द डे इमीडिएटली आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 1 फॉर द प्रीसीडिंग क्वार्टर। प्रीसीडिंग क्वार्टर का डेट क्या रहेगा, जैसे कि मान लो ये 11th ऑफ अप्रैल रहेगा, वहां से लेकर के टू द ड्यू डेट ऑफ द फर्निशिंग डिटेल्स यूजिंग आईएफएफ फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। आईएफएफ का ड्यू डेट क्या रहता है, 11 तारीख रहती है, तो अगेन से 12 तारीख, ओके, ये ड्यू डेट से लेकर के इमीडिएटली आफ्टर दैट, तो 12 अप्रैल से लेकर के 11 मई का आपको फर्स्ट मंथ के जीएसटीआर 2B में दिखेगा। देन 12 मई 2021 से लेकर के 11 जून 2021 का आपको सेकेंड मंथ का दिखेगा, अगर उन्होंने आईएफएफ के थ्रू अपना इंफॉर्मेशन फाइल किया है तो। और उसके बाद में तो उनका जो क्वार्टरली जीएसटीआर है शायद वो 13 तारीख को ड्यू होता है, तो फिर 12 जून से लेकर के
13 जुलाई तक का जो डिटेल है वो यहाँ पर दिख जाएगा। फर्निशिंग ऑफ फॉर्म GSTR 1 13 जुलाई, तो ये भी 13 की जगह ये 14 अप्रैल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 13 अप्रैल वुड बी द ड्यू डेट। तो बोलने का मतलब है कि आपको उस पीरियड में GSTR 2 भी जब जनरेट होगा, उसके इमीडिएटली प्रीसीडिंग जो 1 महीने का पीरियड है, उस पीरियड में आपके सप्लायर्स ने GSTR 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी या NRTP ने या ISD ने अपने रिटर्न में जो जो अपलोड किया है वो आपको GSTR 2B में दिखने लग जाएगा। तो ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर नीचे पूरा समझाया हुआ है कि कौन से डेट से कौन से डेट तक का दिखेगा। तो GSTR 2B कंसिस्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड बाय द सप्लायर्स इन देयर फॉर्म्स। और ये GSTR 2B जो है ये कोई रियल टाइम अपडेट नहीं होती, ये एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट है, ये बस मंथ में एक बार बनती है और उसमें आपको पूरे मंथ की ट्रांजैक्शंस जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ओके, देन GSTR 2B स्टेटमेंट कब बनती है? फर्स्ट एंड सेकंड मंथ की GSTR 2B स्टेटमेंट बनती है 12 तारीख को। ओके, देखो आपको लिखा हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड मंथ की 14 तारीख लिखा हुआ है। क्यों? रजिस्टर्ड रेसिपिएंट हु हैज रिसीव्ड सप्लाईज फॉर QRMP सप्लायर्स एज वेल एज फ्रॉम अदर सप्लायर्स। ओके, तो फिर जो मंथली सप्लायर्स हैं उनका डेट क्या है? उनका डेट देख लो। जो मंथली सप्लायर्स हैं GSTR 1 का 11 तारीख का डेट है, और जो क्वार्टरली GSTR 1 फाइलर्स है उनका 13 तारीख का डेट है। अच्छा, IFF का डेट 13 तारीख है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का डेट 13 तारीख है, तो ठीक है। तो फिर मैंने जो आपको 11 तारीख के एंगल से बताया वो सब आप 13th के एंगल से आप कैलकुलेट करोगे, तो आपको GSTR 2B की स्टेटमेंट कब अवेलेबल हो जाएगी? आपको 13 तारीख के अगले दिन अवेलेबल हो जाएगी। 13 तारीख की रात तक के जो भी अपलोड किया है आपके सप्लायर्स ने वो सब आपको GSTR 2B में दिखेगा। तो जुलाई मंथ का जो GSTR 2B आएगा आपको, तो वो 14 अगस्त को जनरेट होगा। 40 अगस्त मंथ का 14 सितंबर को जनरेट होगा, क्योंकि 13 सितंबर तक के सप्लायर्स को समय दिया जा रहा है कि वो अपने सप्लाईज का डिटेल अपलोड करें, एंड सितंबर मंथ का 14 अक्टूबर को देखेगा, क्योंकि GSTR 1 का भी टाइम 13 ही दिया रहता है फॉर द क्वार्टरली सप्लायर्स। देन रिटर्न्स फर्निश किए जाते हैं। तो रिटर्न फर्निशिंग के रिस्पेक्ट में प्रोविजंस में चेंजेस हैं। आप लोगों को पता है कि पहले तो था कि सबको मंथली रिटर्न फर्निश करना है, अब क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट का ऑप्शन आया है। तो उसको एक्ट में कैसा दिया है? अब ओल्ड प्रोविजन आप नहीं भी पढ़ो तो चलेगा, एक्ट में आप लोगों को क्लियरली यहां पर दिया है, गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशंस notify certain class of persons who shall furnish the return for every quarter or part thereof। तो गवर्नमेंट स्पेशली क्वार्टरली रिटर्न के लिए लोगों को बता सकती है, मतलब नोटिफाई कर सकती है, और गवर्नमेंट ने क्वार्टरली रिटर्न के लिए अलाउ किया भी है लोगों को, है ना। अदरवाइज रिटर्न जो है उन लोगों को मंथली करना होता है। देन सेक्शन 10 वाले जो पर्सन है, कंपोजिशन स्कीम वाले पर्सन, उनको रिटर्न सिर्फ फाइनेंशियल ईयर का फाइल करना है। ओके, सेक्शन 39(2) भी यहाँ पर अमेंड हो गया, उनको फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न फाइल करना है। एंड देन सेक्शन 39(7) में क्या लिखा है कि हर पर्सन जो कि सबसेक्शन 1 में रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल है, अदर देन द पर्सन रेफर्ड टू इन द प्रोविजो, प्रोविजो मतलब कौन? QRMP वाला, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट वाला, और सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 5 shall pay to the government the tax due as per such return not later than the last day of the return। तो रिटर्न की डेट तक के टैक्स पे कर देना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, जो कि प्रोविजो में मतलब कि जो कि QRMP के अंडर में रिटर्न फाइल कर रहा है, रिटर्न अगर क्वार्टरली बेसिस पे फाइल कर रहा है तो उसको टैक्स लेकिन मंथली बेसिस पे ही पे करना पड़ेगा, है ना। उसको टैक्स जो है वो मंथली बेसिस पे ही पे करना पड़ेगा, उसका प्रोसीजर दिया रहेगा। एंड जो आपका कंपोजिशन स्कीम वाला पर्सन है उसके बारे में क्या लिखा है कि उसको टैक्स क्वार्टरली बेसिस पे पे करना पड़ेगा। ओके, टू कीप इट सिंपल। तो नॉर्मल जो रिटर्न फाइल करते हैं मंथली, तो उन लोगों को मंथली टैक्स पे करना है। जो QRMP में है उनको पेमेंट मंथली करना है, रिटर्न क्वार्टरली कर सकते हैं, और जो कंपोजिशन डीलर्स हैं उनको रिटर्न एनुअली करना है, पेमेंट क्वार्टरली करना है। अब रिटर्न के बारे में आपको लिखा है फॉर्म नंबर GSTR 3B आ गया है। ओके, रिटर्न का फॉर्म और उसका आपको मैनर वगैरह दे दिया है। तो GSTR 3B के आपको ड्यू डेट्स लिखे हैं। जो लोग मंथली फाइल करते हैं उनका 20th डे ऑफ द मंथ है, मंथ सक्सीडिंग द मंथ। जो लोग मंथली फाइल नहीं करते उनके लिए कुछ स्टेट्स में 22nd डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ है, और कुछ स्टेट्स में 24th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर, है ना। क्वार्टर खत्म होने के बाद 22 तारीख या 24 तारीख तक का उनका ड्यू डेट दिया हुआ है। उनको रिटर्न के साथ साथ टैक्स, इंटरेस्ट और लायबिलिटी डिस्चार्ज करना है, और सब डिटेल्स उसमें इंक्लूडेड रहना चाहिए। पहले 2 महीने का जो टैक्स है वो QRMP स्कीम में वो लोग को डिपॉजिट करना पड़ेगा। एंड इसके बारे में आप लोगों को तरीका दिया हुआ है कि हाउ टू कैलकुलेट द टैक्स फॉर द फर्स्ट 2 मंथ्स। या तो फिर आप एक्चुअल सप्लाई के बेसिस पे कैलकुलेट करो, है ना। आपको 2 चॉइसेस है। ओके, आप एक्चुअल सप्लाई के बेसिस पे डिपॉजिट करो पहले 2 महीने का टैक्स, या तो फिर आप
जो पिछले महीने का, पिछले क्वार्टर का टैक्स लाइबिलिटी था, उसका 1/3 आप अभी पे कर दो। उसका 1/3 नहीं, उसका 30% आप फर्स्ट मंथ एंड सेकेंड मंथ में आप पे कर दो। तो अगर आपने उतना मिनिमम कर दिया पिछले क्वार्टर का 30%, तो फिर आपको अब इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अमाउंट टू बी डेबिटेड बाय फाइलिंग क्वार्टरली रिटर्न। आपने अगर मान लो पहले 2 महीने का अगर आपने टैक्स पे किया है, ओके, QRMP स्कीम में अगर आप हो, तो 25 तारीख तक के आपको टैक्स पे करना है। जैसे मुझे भी आज 23 नवंबर है, मुझे 25 तक के टैक्स पे करना पड़ेगा। आई हैव ऑप्टेड फॉर QRMP, तो आई विल बी लायबल टू पे टैक्स अप टू 25 ऑफ नवंबर, अक्टूबर महीने का, क्योंकि वो फर्स्ट मंथ है नए क्वार्टर का, ठीक है। और फर्स्ट मंथ का जो टैक्स पे किया उसको कंसीडर करते हुए सेकंड मंथ का मुझे अब इंक्रीमेंटल टैक्स पे करना है, और फर्स्ट एंड सेकंड मंथ में जो पे किया उसको कंसीडर करते हुए थर्ड मंथ का पे करना है। फिर जितना टोटल टैक्स है रिटर्न फाइलिंग के वक्त, वो टैक्स कैश लेजर में दिखते रहेगा, वो पूरा का पूरा डेबिट हो जाएगा, ठीक है। वो पूरा कैश लेजर से जो है वो डेबिट हो जाएगा वेल फाइलिंग क्वार्टरली रिटर्न। और GSTR 3B में बेसिक मेन डिटेल्स क्या है, तो वो आपको यहाँ पर लिखी हुई है, आप गो थ्रू कर सकते हैं। इट इज अ समरी रिटर्न नाउ बेसिकली। अब इसमें आप इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं करते हो। नील रिटर्न रहा तो भी आपको GSTR 3B सबमिट करना पड़ता है, ओके, यू डोंट हैव अ चॉइस। तो क्वार्टरली रिटर्न के लिए क्या तरीका है ऑप्ट करने का, क्या क्या है, तो मैंने आप लोगों को अमेंडमेंट नोट्स में इससे संबंधित पूरा दिया हुआ है, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 4 पेजेस ये वाली बुक में, 4-5 पेजेस में पूरा कवर्ड है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। तो व्हाट इज द मैनर ऑफ ऑप्टिंग फॉर द क्वार्टरली रिटर्न, तो आप उसको क्वार्टर की स्टार्टिंग में देखो, आपको लिखा है रजिस्टर्ड पर्सन इंटेंडिंग टू फर्निश द क्वार्टरली रिटर्न shall in accordance with the conditions and restrictions notified indicate his preference। कब तक के, from the first day of the second month of the preceding quarter till the last day of the first month of the quarter। मतलब कि आपको आगे एग्जाम्पल में भी मिल जाएगा। अगर आपका अप्रैल में जून के क्वार्टर के लिए आप ऑप्ट करना चाहते हो तो 1 फरवरी से 30 अप्रैल के बीच में आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। जुलाई अगस्त सितंबर के बीच में ये वाले क्वार्टर के लिए आप QRMP में ऑप्ट करना चाहते हो तो आपको 1 मई से 31 जुलाई के बीच में आपको ऑप्ट करना पड़ेगा फॉर क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम, ओके। और अगर आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया है तो ये आपका ऑप्शन कंटिन्यू होगा अनलेस आप इनएलिजिबल हो गए हो या तो फिर आपने मंथली बेसिस खुद होके ऑप्ट किया है। तो यू विल नॉट बी एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर फर्निशिंग क्वार्टरली रिटर्न इन केस आपका पिछला रिटर्न जो है ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग सच ऑप्शन, पिछला रिटर्न जो ड्यू है वो फर्निश नहीं किया तो आप नहीं कर सकते हो। कौन ऑप्ट कर सकता है QRMP के लिए, जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है। जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उसको तो मंथली ही लेना पड़ेगा, ओके, फ्रॉम द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर सक्सीडिंग द क्वार्टर ड्यूरिंग विच इट एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 5 करोड़। अच्छा, जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा साल के बीच में हो रहा है, he shall then opt for मंथली बेसिस, ठीक है, आगे के महीनों से। तो क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट के लिए आपको क्या लिखा है कि OIDER सर्विस सप्लायर्स को नहीं अवेलेबल है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज जो आपके सिलेबस में नहीं है, इन लोगों को अवेलेबल नहीं है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। जिनका पिछले साल का टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है एंड जिन्होंने क्वार्टरली रिटर्न के लिए ऑप्ट किया है, सो गवर्नमेंट ने उनको नोटिफाई किया है दैट दे कैन पे द टैक्स मंथली बट फाइल द रिटर्न क्वार्टरली। तो कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस, पिछले महीने का रिटर्न जो है वो फर्निश हो जाना चाहिए एंड अगर उन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो ये ऑप्शन कंटिन्यू होगा अनलेस वो रिवाइज करते हैं। स्पेशल प्रोविजन फॉर पेमेंट, मैंने आपको 30 बोला, 35 है। उनको क्या करना है, उनका जो पिछले क्वार्टर का जो लाइबिलिटी है फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ में वो उसका 35% अगर पे कर दिए तो उनको फिर और कोई कैलकुलेशन बताने की जरूरत नहीं है, या तो फिर वो एक्चुअल लाइबिलिटी के हिसाब से थोड़ा कम आता है तो कम भी पे कर सकते हैं। और अगर रिटर्न मंथली पे हुआ है तो उनका जो पिछले मंथ का पेमेंट है उतने अमाउंट उन्होंने अभी पे कर देना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। उनके पास में पेमेंट के 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप फर्स्ट एंड सेकंड मंथ में 35% पे कर दो एंड थर्ड मंथ में रिमेनिंग पे कर दो तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप फर्स्ट मंथ से ही आप एक्चुअल लायबिलिटी जो अब की अब आ रही उतना आप पे कर दो। नो सच अमाउंट में बी पेड मे बी रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड फॉर द फर्स्ट मंथ अगर आपका कैश लेजर का बैलेंस एंड क्रेडिट लेजर का बैलेंस जो है वो सफिशिएंट है या आपकी टैक्स लायबिलिटी नील है। सेकंड मंथ में भी अगर आपका क्यूमुलेटिव बैलेंस फर्स्ट मंथ एंड सेकंड मंथ का अभी तक जो बैलेंस है मिला करके दोनों मंथ्स की लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए सफिशिएंट है तो आपको फिर और कोई अमाउंट डिपॉजिट करना नहीं पड़ेगा, ओके। तो ये आपको दिया हुआ है, इसको इन्होंने यहाँ पर पूरा समझाया है। सम इश्यूज मैंने कुछ पॉइंट्स ये वाले सर्कुलर के यहाँ से डिलीट किया है क्योंकि वो पहले के पॉइंट्स में कवर्ड थे।
तो आप ऑप्शन को कब तक एक्सरसाइज कर सकते हैं वो लिखा हुआ है। ये सर्कुलर सब आपके अमेंडमेंट नोट्स में आपको प्रोवाइड किया है, आप देख सकते हो। फर्निशिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज अंडर सेक्शन 37, तो 13th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ के बाद में वो लोग IFF 13th डे तक के वो लोग इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में अपडेट कर सकते हैं, है ना। 13th डे तक के वो अवेलेबल रहेगा, 13th डे के बाद में IFF अवेलेबल नहीं रहेगा फर्स्ट एंड सेकंड मंथ्स के लिए। देन मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स का जो दोनों मेथड्स है वो हम लोग ने डिस्कस किया। फिक्स्ड पेमेंट मेथड है, अगर पिछले क्वार्टर की कुछ लाइबिलिटी थी, तो जैसे पिछले क्वार्टर की लाइबिलिटी थी कितनी, आप देख सकते हो CGST की 100, तो 100 का 35% अभी पे कर दो, SGST की 100 तो उसका 35% पे कर दो, तो उतना सफिशिएंट है। या तो फिर आप पिछला अगर आपने मंथली रिटर्न फाइल किया तो उतना पे कर दो, या दूसरा ऑप्शन है कि आप सेल्फ असेसमेंट एक्चुअल जो आपका टैक्स आ रहा है उसके हिसाब से आप पे करो। तो आपने दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज किया और आपका अगर बाद में लाइबिलिटी ज्यादा भी आता है तो फिर स्पेशली अगर आपने फिक्स सम मेथड अगर चूज किया, बाद में लाइबिलिटी ज्यादा भी आता है तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, सेल्फ असेसमेंट मेथड से किया और आपका बाद में पता चला कि लाइबिलिटी ज्यादा है तो फिर आपको इंटरेस्ट लगेगा, वो अलग बात है। ओके, GSTR 3 भी फिर आप क्वार्टरली फाइल कर सकते हो। इंटरेस्ट की एप्लीकेबिलिटी यहाँ पर समझाया है जो मैं आपको तब से बता रहा हूँ। देन PMT 06 की मदद से क्या कर सकते हैं आप, आपको अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है, ठीक है। ये जो आपको मंथली पेमेंट करना है ना क्वार्टरली रिटर्न का, तो PMT 06 ये फॉर्म है, इसकी मदद से डिपॉजिट करना होता है। In the case of form GSTR 3B for the quarter is furnished beyond the due date, interest would be payable as per the provisions of section 50 for the tax liability net of ITC. ITC माइनस करने के बाद जो आपकी लाइबिलिटी आती है उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सेक्शन 50 में आपको पता है 18% रेट के हिसाब से GST इंटरेस्ट लगता है। तो ये पूरा बहुत डिटेल्ड है, पूरा QR MP अच्छे से पढ़ना है आपको, वेरी हाई चांसेस कि उसी में से इस बार क्वेश्चन पूछेंगे। देन बाकी जो कंपोजिशन सप्लायर है उनके लिए आप लोगों ने पढ़ा है क्वार्टरली स्टेटमेंट रहता है एंड एनुअल रिटर्न होता है GSTR 4, उन लोगों के लिए वो एप्लीकेबल है। ओके, क्वार्टरली स्टेटमेंट जिसके साथ साथ वो पेमेंट कर देते हैं 18th डे तक के करना पड़ता है, एनुअल रिटर्न जो कि उन लोगों को 30th डे ऑफ अप्रैल तक के फाइल करना पड़ता है कंपोजिशन सप्लायर्स के लिए। देन नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्संस के लिए क्या है, उन लोगों को रिटर्न फाइल करना है GSTR 5, ओके, मंथली बेसिस पे अर्लियर ऑफ 20th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ और 7 days आफ्टर द लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन पीरियड अंडर सेक्शन 27(1). ओके, बाकी रिटर्न्स के कुछ कॉमन प्रोविजंस यहाँ पर लिखे हैं कि आपने प्रायर रिटर्न फर्निश किया तो ही आप नया रिटर्न फाइल कर सकते हो, ऐसा रिटर्न्स में है। ओके, ऐसा सेक्शन आपके GSTR 1 में नहीं है, GSTR 3B में है कि प्रायर रिटर्न फाइल किया तो ही आप अभी रिटर्न फाइल कर सकते हो। रिटर्न को रेक्टिफाई वगैरह भी आप कब तक के कर सकते हो, ये देखो 3 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो आप इसको सितंबर, अगेन ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग रिटर्न ऑफ सितंबर और एक्चुअल डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिलेवेंट एनुअल रिटर्न whichever is earlier, तब तक आप रेक्टिफाई कर सकते हो। इन द सब्सिक्वेंट रिटर्न यू कैन रेक्टिफाई। ओके, कौन से एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं, विच आर अदर देन एज अ रिजल्ट ऑफ स्क्रूटिनी, ऑडिट, इंस्पेक्शन और एनफोर्समेंट एक्टिविटी। टैक्स अथॉरिटी ने आपकी गलती निकाला तो वो आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते, आपको खुद को जो गलती पता चली वो आप रेक्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी नील रिटर्न साइनिंग थ्रू SMS, अगर नील रिटर्न है उसको आप SMS के थ्रू साइन कर सकते हो। मे बी ये आपको एग्जाम में पूछ ले क्योंकि ये एकदम लेटेस्ट हैपनिंग टॉपिक चल रहा है। GSTR 11 UIN वाले पर्सन को GSTR 11 फाइल करना होता है। फिर फर्स्ट रिटर्न के साथ में आपको डिटेल्स फर्निश करना पड़ता है। जब आपका रजिस्ट्रेशन मिला तो आप जब से रजिस्ट्रेशन आपका इफेक्टिव हुआ तब से आप फर्स्ट रिटर्न तक के जो भी आपका सप्लाईज हुआ है वो सबका डिटेल आप उसमें भर दो। देन एनुअल रिटर्न में कुछ चेंजेस है, 1 जून 2021 से चेंजेस है, तो ये आपके एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है। आप लोगों के लिए जो पुराना एप्लीकेबल था वही आपको पढ़ना है। एनुअल रिटर्न आप लोगों के लिए तो जो पुराना प्रोविजन है ये आप लोगों की बुक का है ना। हर पर्सन को एनुअल रिटर्न फाइल करना है अदर देन नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ISD। कंपोजिशन लेवी वाले को GSTR 9A वाला फॉर्म दिया है। TDS में जो रजिस्टर्ड है, TCS में जो रजिस्टर्ड है या OIDR प्रोवाइडर, इनको छोड़ के एनुअल रिटर्न फाइल करना है। एंड अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ तक के हैं तो आपको छूट मिलते जा रही है हर साल एक के बाद एक, तो आपको एनुअल रिटर्न फाइल करने की फिर जरूरत नहीं है। 31 दिसंबर इज द ड्यू डेट, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है कमिश्नर के द्वारा। लेट फी फॉर द एनुअल रिटर्न इज 100 रुपीज पर डे। ये याद रखना, लेट फी भी कभी पूछ लेते हैं,
और 0.25% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी विच एवर इज लेस। ऑडिट अगर एप्लीकेबल है तो एनुअल रिटर्न के साथ में कॉपी ऑफ ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और सच अदर पर्टिकुलर्स। तो अगले साल से क्या होगा, जो ऑडिट एप्लीकेबल नहीं रहेगा तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स आ जाते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ऑडिट एप्लीकेबल है तो ऑडिटेड अकाउंट्स, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड अदर पर्टिकुलर्स फर्निश करना है। इसके अलावा फाइनल रिटर्न अगर आपका कैंसलेशन हो जाता है रजिस्ट्रेशन का तो फिर आपको फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। कब? 3 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसलेशन और ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन विच एवर इज लेटर। नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर्स, नोटिस दी जाएगी। ओके, जो पर्सन रिटर्न फाइल नहीं करता टाइम से उसको 15 दिन के अंदर अंदर रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। एंड सेक्शन 47 टॉक्स अबाउट लेट फी। तो ये एक बार देख लीजिए, ये पेज पे जो लिखी हुई है लेट फी, इसको आप मार्क कर लो। लेट फी में जो कंसेशंस वगैरह आपकी बुक में छपे थे वो आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये जो लेट फी एप्लीकेबल है ये याद रखना है। ओके, ये नीचे का भी आपको याद नहीं रखना है। लेट फी कितनी रहेगी, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 37 वाला रिटर्न जीएसटीआर 1 100 रुपीज पर डे और 5000 विच एवर इज लेस। वैसे उसमें कुछ लिमिट है, एक्चुअल में उतनी नहीं, लेकिन फिर आपको ये जो एक्ट में लिखे उतनी याद रखना है। रिटर्न्स इंक्लूडिंग रिटर्न्स अंडर क्यूआरएमपी स्कीम सेक्शन 39 में रिटर्न फाइल करते हैं 100 रुपीज पर डे और 5000, फाइनल रिटर्न में भी उतना ही। एनुअल रिटर्न की लेट फी जो है वो अलग है, ठीक है, 100 रुपीज पर डे और 0.25% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट विच एवर इज लेस। लेट फी अगर एग्जाम में पूछी तो आप इतनी बता दोगे तो सफिशिएंट है, क्योंकि एक्चुअल में बहुत सारी नोटिफिकेशंस के थ्रू लेट फी में वेवर और कंसेशंस दिए हैं, बट वो अब उन्होंने आईसीए ने बोला कि वो आपके सिलेबस में नहीं, आपको जो मेन लेट फी है उतनी ही याद रखना है। देन जीएसटी प्रैक्टिशनर्स का कंसेप्ट आप लोग एक बार पढ़ लेना। जीएसटी प्रैक्टिशनर मतलब कि जो क्लाइंट को हेल्प करेंगे फॉर वेरियस वर्क्स रिलेटेड टू जीएसटी, है ना, अलग अलग टाइप के जो जीएसटी के संबंधित काम है वो कर सकते हैं। अ पर्सन हु हैज पास्ड इंटरमीडिएट लेवल एग्जाम, सॉरी फाइनल लेवल एग्जाम ऑफ सीए, सीएस और सीएमए वो कर सकता है, या तो फिर जिसके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स, लॉ, बैंकिंग एटसेट्रा। ओके, या तो फिर एग्जिस्टिंग सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर था 5 साल का एक्सपीरियंस, तो ये पर्सन जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। उनको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर उनको टाइम टू टाइम एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, और फिर वो बहुत सारे काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं ये लिस्ट एक बार ध्यान से पढ़ लेना। डिटेल्स फर्निश कर सकते हैं, रिटर्न्स, देन डिपॉजिट ऑफ कैश, है ना, देन फाइल अ क्लेम फॉर रिफंड, file an application for amendment or cancellation of registration, furnish information for e-way bill, cannot furnish details of challan in ITC 04, file an application for amendment or cancellation of enrollment under rule 58, and file an intimation to pay tax under the composition scheme or withdraw। तो इतने सारे वो क्लाइंट के बिहाफ पे इतनी सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। जीएसटी प्रैक्टिशनर को ड्यू डिलीजेंस के साथ में काम करना चाहिए एंड खुद का भी वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके। एंड अगर कुछ जीएसटी प्रैक्टिशनर की गलती पता चली तो फिर जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो जीएसटी प्रैक्टिशनर की, लेकिन जो पर्सन है रजिस्टर्ड पर्सन वो भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन को हमेशा बताया जाता है और उसके बाद में ही जीएसटी प्रैक्टिशनर के द्वारा जो है, देखो कंफर्मेशन इज ऑलवेज सॉट फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन, तो रजिस्टर्ड पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ओके, अगर उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड कंफर्मेशन। तो जीएसटी प्रैक्टिशनर का ये पॉइंट है। अब आई डोंट थिंक कि ये इस पे से पूछ लेंगे, क्योंकि इस बार तो उनके पास क्यूआरएमपी है इस चैप्टर से पूछने के लिए। तो रिटर्न्स वाले चैप्टर में से क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट ये वाला आपको पूछने के चांसेस ज्यादा है। और अब अगर बात करें आपके किस चीज की, अगर पेमेंट वाले चैप्टर की, तो उसमें आपको कुछ खास नहीं, आपको बस 3 टाइप के लेजर्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। आपको पता है कैश लेजर में क्रेडिट कहां से आता है, डेबिट्स किस किस चीज का होता है ना। कैश लेजर से आप कोई भी चीज का पेमेंट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज करके आप सिर्फ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पे कर सकते हो, आप पेनल्टी इंटरेस्ट वगैरह को पे नहीं कर सकते, और आप रिवर्स चार्ज लायबिलिटी को भी क्रेडिट यूज करके पे नहीं कर सकते, आपको याद होगा तो, है ना, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का। फिर यहाँ पर कैश डिपॉजिट करने का प्रोसीजर दिया हुआ है कि चालान जनरेट करो, 15 डेज तक के वैलिड रहेगी, अमाउंट डिपॉजिट करो, 10,000 रुपीज तक के है तो ओवर द काउंटर कैश में भी डिपॉजिट कर सकते, वरना ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एनईएफटी, इंटरनेट बैंकिंग से ही करना पड़ेगा। फिर आपको सीआईएन जनरेट होगा ऑन सक्सेसफुल पेमेंट, एंड फिर आपके कैश लेजर में अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ये आपको दिया हुआ है।
एंड मेजर हेड्स एंड माइनर हेड्स का पहले एडजस्टमेंट अलाउड नहीं था। अगर मान लो मैंने सीजीएसटी टैक्स हेड में पेमेंट कर दिया, लेकिन मैंने गलती से कर दिया, मुझे आईजीएसटी में करना चाहिए था, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक फॉर्म भर के उसको ट्रांसफर कर सकता हूँ फ्रॉम सीजीएसटी टैक्स टू आईजीएसटी टैक्स, फ्रॉम एनी मेजर हेड माइनर हेड टू अदर, लेकिन पहले ये अलाउड नहीं था। तो अब आपको लिखा हुआ है, ये देखो ये पुराना पॉइंट कटा हुआ है, एंड नाउ उन्होंने लिखा है ट्रांसफर ऑफ अमाउंट फ्रॉम वन अकाउंट हेड टू अनदर इज अलाउड। ओके, ये पॉइंट। देन इंटरनली गवर्नमेंट के बीच में भी ट्रांसफर होगा, आपको पता है ना। अगर सीजीएसटी का क्रेडिट यूज करके, अच्छा अगर ट्रांसफर हुआ है अमाउंट का ही, क्रेडिट का नहीं कैश का ही, तो फिर इंटरनली गवर्नमेंट भी ट्रांसफर कर लेगी, उसकी चिंता मत करो ज्यादा। फिर आपका इस तरीके का पेमेंट रिसीट जो है वो आ जाएगा, जिसमें बैंक रेफरेंस नंबर भी रहेगा, ट्रांजेक्शन नंबर गिवन बाय द बैंक, एंड इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच रहेगी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच रहेगी, ब्रांच ऑफ ऑथराइज्ड बैंक विच आर ऑथराइज्ड टू कलेक्ट पेमेंट ऑफ जीएसटी। ओके, हर बैंक अपनी एक एक ब्रांच को नॉमिनेट कर देगी SEFPB, तो पूरा जो पेमेंट है वो उसी बैंक के अकाउंट में आएगा, और उसी बैंक में गवर्नमेंट के अलग अलग हेड्स के अकाउंट ओपन रहेंगे। देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इसमें आपको पता है कि आईटीसी जो आप सेल्फ असेस करते हो, रिटर्न में फाइल करते हो, उतना आपको मिल जाता है। 105% से ज्यादा नहीं रह सकता है। GSTR 1A में जो डिटेल्स है, GSTR 1 में जो डिटेल्स है आपके सप्लायर की, उसके 105% से ज्यादा आप क्रेडिट नहीं ले सकते हो सेल्फ असेस करके भी। यू कैन यूज इट फॉर पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स अंडर द CGST एक्ट और IGST एक्ट, CGST क्रेडिट को। बाकी तो आपको पता है ना, यू कैन नॉट यूज CGST credit for payment of SGST, you cannot use SGST credit for payment of CGST। बाकी आप यूज कर सकते हो। आपको यहाँ पर सीक्वेंसेस भी दिए हैं, एंड आपको नोट्स का क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका क्वेश्चन आपको जनरली पेमेंट वाला क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको ये 6 नोट्स लिखना है। दैट फर्स्ट, IGST credit is to be utilized for payment of IGST. Then IGST credit is to be utilized for payment of CGST or SGST allowed in any order and any proportion. ITC of IGST should be first fully utilized. Only then ITC of CGST and SGST could be utilized. First, CGST credit should be used for payment of CGST, and then CGST for payment of IGST. Then SGST credit can be used for payment of SGST. Then SGST can be used for payment of IGST after CGST ITC has been utilized fully. मतलब कि ये वाला भी जो एरो है ये भी मैटर करता है। पहले IGST क्रेडिट खत्म होगा, फिर CGST खत्म होगा, फिर आप SGST को IGST के लिए यूज कर सकते हो। एंड CGST cannot be used for SGST, SGST credit cannot be used for CGST। ये 6 नोट्स को आप याद कर लो। अगर आपको पेमेंट वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें आप ये 6 नोट्स एज इट इज, मतलब प्रॉपर इंग्लिश सेंटेंस बना करके आप लिख देना, एंड इसको अप्लाई भी करना जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें। ठीक है, ये 2 सेंटेंसेस को भी याद रखना है। ITC cannot be used to pay reverse charge liability, and ITC of tax paid under reverse charge liability can be taken। अगर आपने रिवर्स चार्ज में टैक्स पे किया तो उसका आप क्रेडिट ले सकते हो, लेकिन रिवर्स चार्ज लायबिलिटी का टैक्स पे करने के लिए आप ITC जो है वो यूज नहीं कर सकते हो, है ना। ये कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देन ये पूरा क्लैरिफिकेशन वगैरह यहीं पर आपकी बुक में आ गया है। फिर यहां पर आप देखो रूल नंबर 86A में आपको लिखा है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का अमाउंट यूज करने के लिए कुछ एक लिमिट यहां पर लाई गई है कि कुछ लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यूज नहीं कर पाएंगे, मतलब क्रेडिट को यूज नहीं कर पाएंगे अगर ऑफिसर, कमिश्नर या ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम हैव रीजंस टू बिलीव दैट ITC अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर हैज बीन फ्रॉडुलेंटली अवेल्ड और इज इनएलिजिबल। तो फिर उनको लगता है कि ITC फ्रॉडुलेंटली अवेल किया है, कि भाई इट हैज बीन अवेल्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ टैक्स इनवॉइसेस और अदर डॉक्यूमेंट्स वेयर इशूड बाय रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज बीन फाउंड नॉन एग्जिस्टेंट। मतलब ये रजिस्टर्ड पर्सन है ही नहीं, या तो फिर कोई बिजनेस नहीं कंडक्ट कर रहा है जो प्लेस से उसने रजिस्ट्रेशन लिया है, मतलब रेसिपेंट का ITC फ्रॉडुलेंट हो गया, तो उसका ITC ब्लॉक कर सकते हैं कि भाई तुम ITC यूज नहीं कर सकते हो। या गुड्स को रिसीव किए बगैर उसने ITC पास ऑन कर दिया, सिर्फ उसने अपने GSTR 1 में डाल दिया, सामने वाले ने क्रेडिट ले लिया, बढ़िया, तो उसका क्रेडिट वो जो क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं एज पर रूल नंबर 86A। देन if ITC has been availed on the strength of tax invoices or debit notes or any other document prescribed under rule 36 in respect of any supply, the tax charged in respect of which has not been paid to the government, है ना। अगर आपने ITC ऐसे टैक्स इनवॉइस का लिया जिसका टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं किया हुआ है, तो वो सप्लायर ने GSTR 1 में तो फाइल किया, बाद में GSTR 3 भी फाइल करके गवर्नमेंट को पे नहीं किया, तो वो ITC आपको अलाउड नहीं रहेगा। देन
जो आईटीसी ले रहा है वो पर्सन एग्जिस्टेंट नहीं है, या तो फिर बिजनेस नहीं कंडक्ट कर रहा है, तो कुछ तो वहां पर गड़बड़ है। या रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग आईटीसी इज नॉट इन पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस, अगर वो टैक्स इनवॉइस वाली कंडीशन वायलेट कर रहा है ना, डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं है, तो फिर they may not allow debit of an amount equivalent to such credit or for claim of any refund of any unutilized amount। मतलब वो आईटीसी को यूटिलाइज करने से ब्लॉक कर सकते हैं एज पर रूल नंबर 86A, कमिश्नर या तो फिर उनके द्वारा ऑथराइज्ड ऑफिसर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। ओके, फिर अगर वो बाद में सेटिस्फाई हो जाते कि ठीक है वो कंडीशन सब एग्जिस्ट नहीं करती है, सब ठीक ठाक हो गया, तो फिर वो अलाउ कर सकते हैं, एंड रेस्ट्रिक्शन ऑटोमेटिकली 1 साल के बाद में सीज हो जाएगा। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन शैल सीज टू हैव इफेक्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो ये आपको एक ध्यान रखना है। एंड देन आई थिंक आपके अमेंडमेंट्स में था, आपके अमेंडमेंट्स में रूल नंबर 86B था, मेन बुक में है कि अमेंडमेंट्स में? अमेंडमेंट्स में यहाँ पर दिख रहा है पेज नंबर 23 ऑफ योर अमेंडमेंट नोट्स। यहाँ पर आपको लिखा है कि इफ द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इज मोर देन 50 लाख पर मंथ, अगर आपका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख पर मंथ से ज्यादा है, देन मैक्सिमम आईटीसी जो आप यूटिलाइज कर सकते हो वो है लाइबिलिटी का 99%। मतलब कि आपको लाइबिलिटी का 1% कैश मोड में पे करना पड़ेगा। ठीक है, एटलीस्ट 1% या उससे ज्यादा आपको कैश मोड में पे करना पड़ेगा। कुछ केसेस में ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा, तो ये आपको लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपका 50 लाख पर मंथ से ज्यादा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई होता है तो इसके क्या क्या एक्सेप्शंस है वो आप देख सकते हो। अगर where the said person, proprietor or karta has paid more than rupees 1 lakh as income tax under the Income Tax Act in each of the last 2 financial years, इनकम टैक्स एक्ट में वो प्रॉपरली कंप्लाई करते हैं, या वो पर्सन को रिफंड मिला है मोर देन 1 लाख का, या रजिस्टर्ड पर्सन को रिफंड मिला है मोर देन 1 लाख का, अलग अलग सेक्शन में लिखा है ना, सेक्शन 54(3)(1) में, 54(3)(2) में। तो फिर रजिस्टर्ड पर्सन हैज डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स through his electronic cash ledger for an amount which is in excess of 1% of the total output tax liability applied cumulatively, मतलब अभी तक के उसने 1% से ज्यादा कैश में पे कर दिया है, क्यूमुलेटिव जो लाइबिलिटी आई है तो उसको अलाउ हो जाएगा। या तो फिर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, या लोकल अथॉरिटी या स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये लोगों को अलाउड रहेगा। ओके, और फिर कमिश्नर बाकी लोगों का रिस्ट्रिक्शन हटा सकता है, अगर उनका कमिश्नर को लगता है कि जरूरी है तो रिस्ट्रिक्शन वो हटा सकता है, पूरा आईटीसी यूज करने को अलाउ कर सकता है। ओके, इससे फेक आईटीसी वाले केसेस जो है वो कम हो जाएंगे। तो ये आपको लिखा हुआ है रूल नंबर 86B में। एंड फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिए, आपका जो इंटरेस्ट है वो कितना लगता है जीएसटी में? इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। अब इसके रिस्पेक्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन करवाना चाहता हूं। देखो क्या लिखा है आपको, interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provision of section 39, except where such return is furnished after commencement of these proceedings, shall be levied on that portion of the tax that is paid by debiting the electronic cash ledger। मतलब देखो इसका एग्जांपल देखो, अगर आपका अप्रैल मंथ का रिटर्न है, ओके अप्रैल मंथ का रिटर्न, अगर आप ये रिटर्न को ही लेट फाइल कर रहे हो, ओके अगर आप ये रिटर्न को ही मान लो आपसे जून मंथ में फाइल कर रहे हो, भले आपका ड्यू डेट था, मान लो मंथली रिटर्न में आप फाइल करने के लिए लायबल हो, मई में फाइल करना चाहता लेकिन आप जून में फाइल कर रहे हो, तो फिर आपको जो इंटरेस्ट है, इन दैट केस आपको जो इंटरेस्ट है दैट विल बी एप्लीकेबल ओनली ऑन नेट लाइबिलिटी। ओके, आफ्टर नेट लाइबिलिटी बोले तो टोटल लाइबिलिटी माइनस आईटीसी, टोटल लाइबिलिटी माइनस आईटीसी। अगर अप्रैल मंथ का रिटर्न ही आप लेट फाइल कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपने अप्रैल मंथ का रिटर्न तो फाइल कर दिया लेकिन उसमें आपने कुछ लाइबिलिटीज कम दिखाया और वो लाइबिलिटीज को आप जून में दिखा रहे हो, वो लाइबिलिटीज को आप जून में दिखा रहे हो, तो ऐसे केस में आपको इंटरेस्ट ग्रॉस लाइबिलिटी पे करना पड़ेगा। तो इसके रिस्पेक्ट में एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों से करवाना चाहता हूं, एक मिनट, मुझे वो फाइल आना पड़ेगा।
चैप्टर नंबर आई। देखो दिख रही है आपको स्क्रीन? देखिए इसमें मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 14, Mrs. ABC Limited have filed their GSTR 3B for the month of July 2021 within the due date prescribed under section 39। उन्होंने जुलाई का रिटर्न तो ड्यू डेट में फाइल कर दिया है। रिटर्न फाइल करने के बाद उन्होंने नोटिस किया कि कुछ जुलाई के ड्यूज शॉर्ट पे किया है, और मैसेज एबीसी ने ये वाले ड्यूज कब फाइल किया, कब पे किया? थ्रू जीएसटीआर 3B ऑफ सितंबर। मतलब ये वाला केस कौन सा है? जब मेन रिटर्न तो टाइम पे फाइल किया है लेकिन कुछ उसकी लाइबिलिटीज बाद में पे किया है। ऐसे वाले केस में आपको पूरे अमाउंट पे जीएसटी पे करना पड़ेगा, सॉरी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 30,000 प्लस 10,000, पूरे 40,000 पे। देखो आपको आंसर में लिखा हुआ है, ऐसे केस में नॉर्मली आपको पूरे 40,000 पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कहां से? 21 अगस्त जो कि जुलाई का ड्यू डेट था, उसके बाद से 20 अक्टूबर जब आपने पे किया, क्योंकि आपने यहां पर क्या किया है, जुलाई का रिटर्न टाइम पे फाइल कर दिया था और उसके बाद अक्टूबर के रिटर्न में आपने कुछ क्रेडिट अक्टूबर का यूज करके आपने पेमेंट किया है, तो यहां पर पूरे 40,000 पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने जुलाई का ही रिटर्न, उन्होंने बोला व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जुलाई हैज बीन फाइल्ड बिलेटेडली ऑन 20 अक्टूबर। अगर ये रिटर्न को ही लेट फाइल किया और फिर आपने सेल्फ असेस टैक्स जो है वो आपने 20 अक्टूबर को पे किया, तो ऐसे केस में आपको वो अलाउड है, वो जो प्रोविजन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये प्रोविजन कि भाई अगर कोई टैक्स पीरियड है जिसका सप्लाई हम लोगों ने किया है, उस पर टैक्स पेबल है, तो उस पर इंटरेस्ट विल बी एप्लीकेबल ओनली ऑन द shall be levied on the that portion of the tax that is paid by debiting the electronic cash ledger। तो ये आपको लिखा है ऐसे चीज, ऐसे केस में जब जुलाई का रिटर्न अक्टूबर में बिलेटेड फाइल किया तो 40,000 में से तब आपने कितना कैश लेजर से पे किया? सिर्फ 30,000, 10,000 क्रेडिट लेजर से किया, तो ये 10,000 पे आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने लिखा है। इफ एबीसी लिमिटेड हैव फाइल्ड द रिटर्न ऑफ जुलाई ऑन 20th of October बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड डेट, तो फिर उनको फिर सिर्फ 30,000 पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 30,000 इंटू 18% इंटू 60/365। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप ध्यान देना है। आई डोंट रिमेंबर वेदर आपकी बैच के टाइम पे ये हम लोग ने ऐसा सिस्टमैटिकली कवर किया था कि नहीं, लेकिन जुलाई 21 के एग्जाम में इस पे पूछा था उन्होंने क्वेश्चन, है ना, कि अगर वो रिटर्न को लेट फाइल किया तो क्या होगा, तो क्या होगा। तो ये जो एग्जाम का क्वेश्चन है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये पढ़ सकते हो, और इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन बताया था वो भी ध्यान में रख सकते हो। सो दैट्स इट, आई थिंक इंटरेस्ट कैलकुलेशन वगैरह। अगर बाय चांस आपको पूछ लेते हैं कि सेक्शन 42(10) या 43(10) वाला डिफॉल्ट है और उसमें इंटरेस्ट लग रहा है तो 24% लगा देना। भले ये सेक्शन आपको अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन इतना याद रखना कि अगर 42(10) या सेक्शन 43(10) ये रूल नहीं है, सेक्शन 42(10) एंड सेक्शन 43(10), तो इसमें आपको इंटरेस्ट लग जाएगा एट द रेट ऑफ 24% पर एनम। तो आई थिंक दैट्स इट। बड़े बड़े क्वेश्चंस तो आपको करना ही है, जो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है वो तो आपको करते आना ही चाहिए, और अगर आपको कुछ दिक्कत जाती है तो आप मुझे बताएंगे। आई एम अवेलेबल 24/7 फॉर ऑल ऑफ यू। जो भी आपको डाउट्स हैं आप मुझे भेज दो, पूछ लो, कोई भी पढ़ाई से संबंधित चीजें हैं तो आप मुझे बता सकते हो। वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 25 चैप्टर्स ऑफ टैक्सेशन ऑफ इनकम टैक्स एंड जीएसटी इन द अलॉटेड टाइम। अभी 20 मिनट एक्स्ट्रा लग गया, लेकिन उस दिन 20 मिनट जल्दी भी कंप्लीट हुआ था तो वो सेट ऑफ हो गया, ठीक है। सो थैंक यू, आई एंजॉयड दिस क्लास, आई होप आपको भी मजा आया। हम लोग अब मिलेंगे आप लोगों के एग्जाम्स के बाद में। अगर आप लोग नागपुर में हो तो वीकली वॉक में आना, और अगर आप लोग नागपुर में नहीं हो तो फिर इगतपुरी अगर माउंटेन क्लाइंबिंग में आ रहे हो तो वहां पर आ जाना, महाराष्ट्र हाईएस्ट पीक। नहीं तो फिर आप जब भी आओगे तब मिलने आ जाना। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कूल रहना, काम रहना, अच्छे से देना। थैंक यू एंड बाय बाय। थैंक यू सर।
थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो सर। बोलिए। सर आप वो Thank you, sir. कंसोलिडेटेड वाले नोट्स भेज देंगे सर रिटर्न्स चैप्टर का, जो अमेंडमेंट्स उसमें कंसोलिडेटेड है। ठीक है, भेज देता हूँ। थैंक यू सर।